हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और जिस प्रकार हमने बात की थी कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंचाई परियोजना के बारे में। सिंचाई परियोजना जो है ये मुख्य रूप से एग्ज़ाम में पूछी जाती है और आप वीडियो को जब ज़रा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले बात करें तो सिंचाई के जो महत्वपूर्ण साधन है या फिर जो माध्यम है सिंचाई के, तो नलकूप से सिंचाई की जाती है 42%। राजस्थान में 42% सिंचाई की जाती है नलकूप से। गुड़ जो नलकूप के वह तो जो ट्यूबवेल वह जो कोई न्यू नलकूप हुए, ट्यूबवेल जो होता है वही नलकूप होता है। और इसके बाद बात करें नहरों से सिंचाई अगर सर्वाधिक पूछी जाए तो वो श्री गंगानगर में की जाती है। और राजस्थान में पूछी जाए तो 30% नहरों से सिंचाई की जाती है। कुओं से पूछी जाए तो कुएं जो होते हैं इनसे सर्वाधिक सिंचाई जो है ये जयपुर के आसपास क्षेत्र में की जाती है। और ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि सर्वाधिक नहरों से सिंचाई और सर्वाधिक कुओं से सिंचाई करने वाला जो क्षेत्र है ये 24% यानी 24% कुओं से सिंचाई की जाती है और 1% तालाब से सिंचाई की जाती है। तो वो कहाँ पर की जाती है? भीलवाड़ा के अंदर। यानी जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पर तालाबों के रूप में पानी को संग्रहित किया जाता है और फिर सिंचाई की जाती है। तो सबसे ज़्यादा तो तालाबों से सिंचाई की जाती है तो वो भीलवाड़ा में की जाती है। और राजस्थान में पूछी जाए तो 1% सिंचाई जो है ये तालाबों से की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। वे परियोजनाएं जिनका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होते हैं, यानी उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होता है, जैसे एक सिंचाई किया जाना परियोजना के साथ, उसके साथ बिजली उत्पादन करना, तो ये दो उद्देश्य हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है, यानी 2 या 2 से अधिक जो उद्देश्य होते हैं यही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। और नेहरू जी द्वारा इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनको किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, यानी टेम्पल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहा है। इसी के साथ बात करें तो पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये देश में पूछा जाए तो दामोदर है, जो कि 1948 में शुरू की गई। और राजस्थान में पूछा जाए तो वो गंग नहर है। गंग नहर परियोजना है जो राजस्थान की सर्वाधिक पहली या फिर प्राचीन परियोजना कह सकते हैं। और अगर पूछा जाए देश में तो वो दामोदर परियोजना है जो कि 1948 में स्टार्ट की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी परियोजनाएं। आइए विस्तृत अध्ययन करते हैं। यूएसए की टेनेसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित होकर ये जो दामोदर परियोजना है 1948 में स्टार्ट की गई। अब ये पूछा जाए कि किस बहुउद्देशीय परियोजना से ये प्रभावित हुए, तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, यहाँ की नदी कौन सी? टेनेसी नदी की जो परियोजना है इससे प्रभावित होकर दामोदर परियोजना का शुरुआत किया गया भारत के अंदर। राजस्थान की प्रमुख जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले नदी घाटी बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नदी घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो सबसे पहले बात करेंगे भांखड़ा नागल जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में। भांखड़ा नागल परियोजनाएं जो है उनके बारे में अध्ययन करिए तो ये जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है गोविंद सागर झील, और यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? सतलुज नदी है। यहाँ से पानी निकलता है और ये जो सतलुज नदी है कुछ इस प्रकार बहती है। और बात करें तो गोविंद सागर जो झील है यहाँ से सतलुज नदी निकलती है। इस पर भांखड़ा बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के बाद आगे नेक्स्ट बात करें तो नागल बांध बना हुआ है पंजाब में। नागल बांध से जो भांखड़ा नहर निकलती है और ये भांखड़ा नहर जो है ये पंजाब की ओर निकलती है। पंजाब में काफ़ी मात्रा में सिंचाई की जाती है भांखड़ा नहर से। और एक और नहर निकलती है, तो ये जो निकलती है ये विस्त नहर निकलती है और इसी सतलुज नदी में व्यास नदी का संगम होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो भांखड़ा नागल परियोजना हमने देखा और ये भी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। और ये चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है। चंबल जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। पिछला वीडियो जो हमने नदियों के बारे में पढ़ा था उसमें विस्तृत अध्ययन किया था हमने चंबल के बारे में। चंबल से राजस्थान की तरफ निकलती है बाई नहर और दाई नहर जो है ये मध्य प्रदेश में निकलती है। माही बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो आइए भांखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अध्ययन करें। सहयोग जो है पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। अब राजस्थान का पूछा जाए तो 15.2% जो सहयोग है ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया भांखड़ा नागल परियोजना में। नदी पूछी जाए तो वो सतलुज नदी है। और भांखड़ा बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है।
यानी 226 मीटर ऊंचा है। और भारत का सबसे ऊंचा और गुरुत्वीय ऊंचा बांध पूछा जाए तो वो भांकड़ा बांध है। नेहरू जी द्वारा इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। नेहरू जी ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा और नेहरू जी ने इसी के साथ जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। गोविंद सागर झील के बारे में अध्ययन करें जो कि हिमाचल में भांकड़ा बांध के पीछे बनी हुई है। कौन सी झील? गोविंद सागर झील। नागल बांध के बारे में अध्ययन करें तो पंजाब में रोपड़ जो है वहाँ पर है नागल बांध। इस बांध में दो नहरें बनाई हुई है। दाई नहर पूछी जाए तो वो बिस्त नहर है और बाई नहर पूछी जाए तो वो भांकड़ा नहर है। और हनुमानगढ़ राजस्थान में भांकड़ा नहर से सिंचाई भी की जाती है। इस प्रकार भांकड़ा जो नहर है इसका मुख्य जो क्षेत्र पूछा जाए तो वो हनुमानगढ़ है। भांकड़ा नागल भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और ये जो एसएससी के एग्जाम होते हैं इनमें कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भांकड़ा नागल जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया। रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अध्ययन करें तो इसे व्यास बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। सहयोग पूछा जाए तो पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से बनाई गई कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना? व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान को लाभ पूछा जाए तो पौंग हिमाचल प्रदेश और पहोड़ जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर व्यास परियोजना से मिलता है। राजस्थान में जो पोंग है इससे 59% लाभ होता है जबकि पहोड़ से 20% लाभ होता है। शीत ऋतु में क्या होता है? जब IGNP जो पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति व्यास नदी के पोंग बांध से की जाती है। गुरजिया IGNP क्या है? तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और राजीव गांधी लोगों वाला समझौता है ये 1985 में हुआ। इराडी आयोग की स्थापना 1986 में की गई। दोनों का संबंध रावी व्यास परियोजना से है। कौन सा? राजीव गांधी लोगो वाला समझौता 1985 में और इराडी समझौता 1986 में हुआ। और दोनों ही जो संबंध रखते हैं ये रावी व्यास नदियों से रखते हैं और रावी व्यास परियोजना से रखते हैं। माही बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अध्ययन करें तो राजस्थान एवं गुजरात की है माही ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें राजस्थान का 45% योगदान है जबकि 55% योगदान गुजरात का है। इस परियोजना में माही नदी पर 3 बांध बने हुए 3 बांध परियोजनाएं बनी हुई है। ये 3 बांध परियोजनाएं कौन कौन सी है इसके बारे में अध्ययन करें तो माही बजाज सागर है। ये स्थिति पूछी जाए तो ये बोरसखेड़ा बांसवाड़ा में इसकी स्थिति है माही बजाज सागर की। यह राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है। तो राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना पूछी जाए तो वो माही बजाज सागर है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना पूछी जाए तो वो माही बजाज सागर है। इसी के साथ दूसरी जो है ये कागदी पिकअप बांध है। कौन सा? कागदी पिकअप बांध है। स्थिति इसकी भी बांसवाड़ा में है। इसे माही का पिकअप बांध भी कहा जाता है। कागदी जो पिकअप बांध है इसे माही का पिकअप बांध कहा जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कड़ाना बांध परियोजना। स्थिति इसकी गुजरात में है। और नदी पूछी जाए तो माही नदी है। माही नदी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं है इसमें जल विद्युत परियोजना पूछी जाए तो 25 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है और ये 50 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। और दूसरी पूछी जाए तो 45 मेगावाट के 2 यूनिट्स लगे हुए हैं और 90 मेगावाट का यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है। कुल उत्पादन पूछा जाए तो 140 मेगावाट इस जो माही परियोजना है इसे बिजली उत्पादन की जाती है। और नेक्स्ट बात करें चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। सहयोग पूछा जाए तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश का सहयोग है और 50-50% इन दोनों राज्यों का सहयोग है। कौन सी नदी में? चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में। इस परियोजना में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। तो हमने माही बजाज सागर के बारे में देखा तो 3 बांधों का निर्माण किया गया जबकि ये जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है इसमें 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। फर्स्ट चरण पूछा जाए तो गांधी सागर और कोटा बैराज बांध का निर्माण किया। कोटा बैराज जो बांध है ये कोटा में स्थित है जबकि गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध की स्थापना की गई और ये राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इसी के साथ थर्ड जो है ये जवाहर सागर बांध है परियोजना है जो कि तीसरे चरण में बनी थी। कोटा बैराज के बारे में अध्ययन करें तो ये फर्स्ट स्टेज में बनाया गया। इसे चंबल सिंचाई बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबल सिंचाई बांध। इस बांध पर सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। तो बाई नहर पूछी जाए तो ये कोटा बूंदी को पानी सप्लाई करती है जबकि दाई नहर पूछी जाए तो कोटा बारां एवं मध्य प्रदेश को ये पानी सप्लाई करती है।
मैप के माध्यम से समझे तो ये चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और यहाँ पर जो फर्स्ट बांध बना हुआ है कोटा बैराज, यहाँ पर बाईं जो नहर है जो उत्तर की तरफ निकलती है तो ये कोटा बूंदी को, जबकि दाईं जो नहर है वो हमने देखा को 12 के साथ साथ यहाँ पर जो ये मध्य प्रदेश में भी सिंचाई का प्रमुख साधन है, कोटा 12 एवं मध्य प्रदेश। दाईं नहर से इसे 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई है और जिसमें 8 जो है ये राजस्थान में है। हमने दाईं ओर देखा तो कोटा 12 में मध्य प्रदेश में, तो 8 जो लिफ्ट नहरें हैं ये राजस्थान में हैं, जबकि ये कोटा 12 में पानी की सप्लाई देती है। मध्य प्रदेश में पूछी जाए तो यहाँ पर देखा कि 6 जो लिफ्ट नहरें हैं ये मध्य प्रदेश को पानी सिंचाई देती है। अब इसके ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करें तो दीपक नाम याद रखें और दीपक गणेश आसोजा नाम याद रखें। तो दीपक गणेश जो है ये दिगोद लिफ्ट कोटा में है, पंचेल लिफ्ट है, कचारी लिफ्ट है और गणेशगंज जो लिफ्ट है, अंता लिफ्ट है, अंता माइनर लिफ्ट है और सौरखंड लिफ्ट है और जालीपुरा कोटा में स्थित है। कोटा बैराज से जो 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं उसमें राजस्थान की जो 8 नहरें हैं ये दीपक गणेश आसोजा है। दीपक यानी दिगोद लिफ्ट कोटा, पचेल लिफ्ट, कचारी लिफ्ट और गणेशगंज, अंता लिफ्ट, अंता माइनर लिफ्ट, सौरखंड लिफ्ट और जालीपुरा लिफ्ट जो कि कोटा में स्थित है। दूसरा पूछा जाए कि नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करें। नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया। अब नहर बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करें तो व्यास नदी गिरती है किसमें, हरि के बैराज में, और हरि का बैराज जो कि पंजाब में स्थित है यहाँ से निकलती है। सतलुज नदी यहाँ पर देखा, नांगल देखा और राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर है ये नौहर के आसपास के क्षेत्र में हनुमानगढ़ एवं चूरू में इस परियोजना से पानी की सप्लाई की जाती है। गंग नहर के बारे में अध्ययन करेंगे और बाड़मेर जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है सरदार सरोवर बांध, गुजरात से निकलने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैकाल के बारे में अध्ययन करेंगे, भरतपुर नहर के बारे में अध्ययन करेंगे और गुजरात जो नहर, गुड़गांव जो नहर है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले बात करें IGNP जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके बारे में। इसका जो उद्घाटन है ये 31 मार्च 1958 को किया गया। 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने किया जो कि तत्कालीन राजस्थान के नहीं अपितु भारत के गृह मंत्री थे। भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की गई और ये जो नदी है ये सतलुज नदी है और व्यास नदी जो कि हरि के बैराज से निकलती है। उद्देश्य पूछा जाए तो सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति या फिर जलापूर्ति के लिए इस नहर परियोजना की शुरुआत की गई। IGNP के निर्माता पूछे जाए तो ये कंवर सेन है और कंवर सेन जो है ये पंजाब के हैं। सिंचित क्षेत्र पूछा जाए तो 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो निर्माण है ये 2 चरणों में संपन्न हुआ। 2 चरण देखे हमने, 16.17 लाख हेक्टेयर देखा, कंवर सेन देखा तो सिंचाई एवं पेयजल, सतलुज व्यास हरि के बैराज और गोविंद वल्लभ पंत जो कि तत्कालीन गृह मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रथम चरण में 393 किलोमीटर और दूसरे चरण में 256 किलोमीटर ये जो जगहों को जलापूर्ति करता है। तो फर्स्ट फेज पूछा जाए तो इसमें फीडर नहर, सेकंड फेज में मुख्य नहर। ये जो फीडर नहर है ये हरि के बैराज से और मुख्य इसके साथ में मसीता वाली हनुमानगढ़ में जलापूर्ति की जाती है और मुख्य नहर जो है ये मसीता वाली हनुमानगढ़ और दांतोर बीकानेर में ये जो जल का प्रवाह क्षेत्र है। दूसरा जो चरण है जिसमें 256 किलोमीटर का जो दायरा रखा गया, इसमें बात करें तो दांतोर, मोहनगढ़, जैसलमेर और गडरा रोड, बाड़मेर तक इसका जल आपूर्ति की जाती है। फर्स्ट स्टेज देखा। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो यहाँ पर हरि के बैराज देखा, मसीता वाली हनुमानगढ़ का ये जो क्षेत्र देखा। इसी के साथ बात करें तो मसीता वाली, इसके बाद हमने दांतोर बीकानेर के बारे में अध्ययन किया और मोहनगढ़ जैसलमेर, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड चरण है दूसरे जो मुख्य नहर के। इसके बाद ये जो फीडर इन राजस्थान पूछा जाए तो 35 किलोमीटर और टोटल पूछा जाए तो 204 किलोमीटर का दायरा तय करती है। यहाँ पर हमने बात की जो मोहनगढ़ और गडरा रोड जो बाड़मेर है यहाँ पर 165 किलोमीटर का सफर तय करती है और IGNP की कुल लंबाई पूछी जाए तो ये 649 किलोमीटर है। सिंचाई के लिए IGNP की 7 लिफ्ट और 9 शाखाएं बनाई गई है। तो 7 लिफ्ट नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। 7 जो लिफ्ट नहर है ये
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिफ्ट बाईं ओर है और बनाई गई है, क्योंकि बाईं ओर जो धरातल है ये ऊंचा है। ये बात करें तो जो हमने देखा तो बाईं ओर की जो नहरें हैं ये झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और इसके साथ में बात करें तो बीकानेर। यहाँ पर बात करें तो झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर और चौधरी कुंभाराम का जो क्षेत्र है। श्री गंगानगर पूछा जाए तो इसमें श्री गंगानगर और बीकानेर, कंवरसेन, नागौर और बीकानेर पूछा जाए तो पन्नालाल, बारूपाल और बीकानेर तेजाजी लिफ्ट निकाली गई है। जोधपुर के बारे में अध्ययन करें तो जोधपुर बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट निकाली गई है। तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट निकाली गई है। इसी के साथ जैसलमेर और जोधपुर के बारे में अध्ययन करें तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर निकाली गई है और बी का जो यहाँ पर अर्थ निकलता है वो बीकानेर रखा गया है। ट्रिक पूछी जाए तो च से ट तक और फिर ट से तय, प और क से गुरुजय। यहाँ पर ये हम ट्रिक रहा। या क की बात करें तो कंवरसेन जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकाली गई है। च की बात करें तो चौधरी कुंभाराम, सर्वाधिक जिलों में विस्तृत यानी बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू एवं झुंझुनू। पन्नालाल बारूपाल की बात करें तो इस लिफ्ट का नागौर के जायल गांव में डिफ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना चलाई गई है। यानी डिफ्लोराइडीकरण जो पेयजल परियोजना है जायल गांव में, ये इस लिफ्ट नहर यानी पन्नालाल बारूपाल की जो लिफ्ट नहर है इससे चलाई गई है। और इसके बाद में तय के बारे में अध्ययन करें तो तेजाजी जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट पूछी जाए तो तेजाजी है जो कि बीकानेर में स्थित है। इसके बाद बात करें तो IGNP की जो शाखाएं हैं सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में श्री गंगानगर में निकाली गई है। दांतोर, पुगल और बिरसलपुर में बात करें तो बीकानेर में, जैसलमेर में चारनावाला एवं बीकानेर में निकाली गई है और रावतसर शाखा जो कि हनुमानगढ़ में निकाली गई है। ये जो शाखाएं हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शहीद बिरबल, शहीद सागरमल गोपा एवं जैसलमेर में ये निकाली गई है। कौन कौन सी? शहीद बिरबल और शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर में, दांतोर, पुगल एवं बिरसलपुर जो है ये बीकानेर में, और चारणवाला जो पूछा जाए तो ये जैसलमेर और बीकानेर में निकाली गई है। अनूपगढ़ और हमने देखा सूरतगढ़ जो कि श्री गंगानगर में निकाली गई है। इसी के साथ बात करें तो स्काडा जो सिस्टम है ये IGNP में पानी के वितरण एवं नियंत्रण के लिए लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का स्काडा सिस्टम है। पहली बार इस सिस्टम का उपयोग किया गया। तो स्काडा जो सिस्टम है इसमें RS तक के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ये कई बार पूछे गए हैं कि स्काडा सिस्टम क्या है। स्काडा जो सिस्टम है ये IGNP में लगाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी है जिससे पानी का नियंत्रण और वितरण किया जाता है। पहली बार इस सिस्टम का उपयोग किया गया तो पहली बार उपयोग इस नहर परियोजना में किया गया तो IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किया गया। IGNP जो कि पेयजल लिफ्ट है तो कंवरसेन पेयजल लिफ्ट है। गांधेली साहिब या फिर आपनी परियोजना जो कि चूरू झुंझुनू में चल रही है तो इसका भी पेयजल का मुख्य कारण है IGNP जो कि लिफ्ट नहर निकाली गई है। राजीव गांधी लिफ्ट जो कि जोधपुर में निकाली गई है जो कि एक पेयजल परियोजना है तो पेयजल का भी क्वेश्चन पुट होने की संभावनाएं रहती है। इसी के साथ गंग नहर की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर की शुरुआत की जो कि 1927 में की गई। नदी पूछी जाए तो सतलुज नदी है और सर्वाधिक लाभावित जिला पूछा जाए तो श्री गंगानगर में गंग नहर का सर्वाधिक लाभावित क्षेत्र है। विशेषताएं पूछी जाए तो गंग नहर सिंचाई के निकाली गई नहरें पूछी जाए तो करणी लिफ्ट जो कि श्री गंगानगर में, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट श्री गंगानगर में, समीजा लिफ्ट जो कि श्री गंगानगर में और लालगढ़ लिफ्ट श्री गंगानगर में। गंग नहर विश्व की पहली पक्की नहर है तो विश्व की सबसे पक्की नहर, पहली पक्की नहर पूछी जाए तो वो गंग नहर है जो कि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1927 में बनाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पानी आपूर्ति या फिर सर्वाधिक लाभान्वित जिला पूछा जाए तो वो श्री गंगानगर है। इसी के साथ बात करें तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर जो कि इसे नौहर नहर भी कहा जाता है। निर्माण काल या फिर शुरुआत पूछी जाए तो 2002 में नौहर नहर या फिर राजीव गांधी सिद्धमुख नहर की शुरुआत की गई। नदी पूछी जाए तो रावी एवं व्यास नदी के संगम पर बनाई गई। इसी के साथ बात करें तो लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, नौहर, बादरा जो तहसील है। चूरू की पूछी जाए तो राजगढ़ एवं सादुलपुर जो क्षेत्र है ये काफ़ी लाभान्वित होता है सिद्धमुख नहर से और इसे कहा जाता है नौहर नहर। शुरुआत 2002 में रावी एवं व्यास नदी। नोट, इस नहर के निर्माण में विदेशी सहयोग यूरोपियन संघ द्वारा दिया गया किंतु 1997 में पोखरण परीक्षण के बाद यूरोपियन संघ द्वारा आर्थिक सहयोग बंद कर दिया गया व बाद में सहयोग नाबार्ड के द्वारा किया गया। तो पहले इसका सहयोग किसने किया था तो ये यूरोपियन संघ
ने किया था। 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था जैसलमेर में, उसके बाद यूरोपियन संघ ने ये जो सहयोग है ये बंद कर दिया। उसके बाद नाबार्ड के सहयोग से चल रही है सिद्धमुख नहर, जिसे नौहर नहर भी कहा जाता है, जो कि रावी एवं व्यास नदी के संगम पर बनाई गई है। नर्मदा नहर, इसकी शुरुआत 2008 में हुई। लाभान्वित जिला पूछा जाए तो जोधपुर सर्वाधिक लाभान्वित है और जालौर एवं बाड़मेर का क्षेत्र है। नहर जो इससे लिफ्ट निकाली गई है तो सांचौर लिफ्ट जो कि जालौर में है, और सांचौर जालौर में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गौशाला है, जो कि पथपेड़ा तहसील में पड़ती है। भादरेया लिफ्ट जो कि बाड़मेर में, और पनेरिया लिफ्ट जो कि बाड़मेर में निकाली गई है। किससे? नर्मदा नहर लिफ्ट परियोजना से। नर्मदा नहर जो है ये कि सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाला गया है। तो कौन सी बांध से निकाला गया है? तो ये सरदार सरोवर बांध से निकाला गया है, और ये सर्वाधिक जालौर एवं बाड़मेर क्षेत्र को जलापूर्ति करता है। इसी के साथ बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान की प्रथम नहर जिस पर बूंद बूंद या फिर फुहारा तकनीकी, जिसे ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। तो सबसे पहले जो बूंद बूंद प्रणाली है, फुहारा तकनीकी है या फिर ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर जो परियोजना है, ये जो सिस्टम है तकनीकी है, ये कहाँ लागू की गई? तो राजस्थान में सबसे पहले जो है ये पूछा जाए तो ये नर्मदा नहर परियोजना में लागू की गई। इसी के साथ पूछा जाए कि अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया धौलपुर लिफ्ट नर्मदा नहर के बाद ड्रिप इरिगेशन व स्प्रिंकलर इरिगेशन वाली दूसरी परियोजना है, और ये वर्तमान में प्रस्तावित है। धौलपुर की जो लिफ्ट नहर है ये नर्मदा के बाद दूसरी है जिस पर फुहारा तकनीकी लागू की गई। इसके बाद बात करें तो गुड़गांव नहर या फिर यमुना नहर, सहयोग राजस्थान एवं हरियाणा के सहयोग से गुड़गांव नहर और यमुना नहर चलाई गई है। यमुना नदी के तट जला का यूज किया जाता है। लाभान्वित भी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा भरतपुर में एवं शेखावाटी क्षेत्र में गुड़गांव नहर या फिर यमुना नहर का जल उपयोग में लिया जाता है। सर्वाधिक पूछा जाए तो भरतपुर में और शेखावाटी, हम सब जानते हैं चूरू सीकर झुंझुनू का जो क्षेत्र है ये शेखावाटी कहलाता है। इसी के साथ बात करें तो नेक्स्ट जो है ये भरतपुर नहर है। सहयोग पूछा जाए तो राजस्थान उत्तर प्रदेश के सहयोग से यमुना नदी। लाभान्वित जिला पूछा जाए तो भरतपुर जिले को लाभ पहुंचता है भरतपुर नहर से, और इसमें सम्मिलित जो राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान है, यमुना नदी है। और राजस्थानी पूर्वी नहर परियोजना यानी राजस्थान ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट जो है इसमें बजट में रखा गया है इस बार 37,000 करोड़ रुपए। और लाभान्वित जिले पूछे जाए तो 13 है। योजना बनास संबल की सहायक नदियां पार्वती, कुन्नू, गंभीरी पानी को रोककर बनाई जाने वाली नहर परियोजना है। कौन सी? राजस्थान की पूर्वी जो नहर परियोजनाएं हैं इसमें 37,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और बजट के साथ साथ लाभान्वित जिले जो हैं ये 13 जिले हैं। और इसी के साथ ये जो कंप्यूटर के टॉप 500 प्रश्नों का प्रश्न उत्तर चल रहा है, इसमें आप पटवार कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आप ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। इसी के साथ बात करें तो हमने सभी नहर परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया। हमने भरतपुर नहर परियोजना देखी, गुड़गांव नहर, यमुना नहर परियोजना देखी, नर्मदा नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर या फिर नौहर नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना। और इसी के साथ हमने पढ़ा आज का मुख्य इंपॉर्टेंट IGNAP यानी ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इससे पहले हमने जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, उनके बारे में अध्ययन किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो वीडियो है ये भी राजस्थान के भूगोल से रिलेटिव होगा। राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उत्पत्ति के विषय में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के जो उत्पत्ति है ये अंगारालैंड एवं गोंडवानालैंड यानी पृथ्वी का 2 विभाजन हुआ प्राचीन काल में। तो ये जो भाग है ये पृथ्वी का उत्तरी भाग है, ये अंगारालैंड कहलाया, दक्षिण का भाग है जो गोंडवानालैंड कहलाता है। और इस दोनों भागों में जो अलग अलग हम देखते हैं महाद्वीप जो है, उत्तरी भाग में पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, उत्तरी एशिया है, इनका निर्माण हुआ। दक्षिण भाग में पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का उद्गम हुआ। और इनके बीच का जो क्षेत्र पड़ता था ये टेथी सागर पड़ता था, और टेथी सागर है एक भून सन्नति है जो कि अंगारालैंड एवं गोंडवानालैंड के मध्य स्थित था। इसी के साथ आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल जो है ये ज्वाइन करें, और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वास्तव में
आप इस चैनल की सहायता करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर इस चैनल पर इन्वाइट करें और अपने दोस्तों को कहो कि चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने राजस्थान की प्रमुख जो झीलें हैं उनके बारे में अध्ययन किया। उससे पहले जो हमने प्रवाह तंत्र है उनके बारे में अध्ययन किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। और इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों से ज़रूर कहें कि इस चैनल